तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर से जुड़े हुए कुछ 10 पीवाईक्यूज लेकर आए हैं जो सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से पूछे गए हैं। हर सवाल के साथ हम आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर भी देंगे ताकि आप जान सके कि नीट के सवाल कहाँ कहाँ से उठते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइएगा इन्हीं पीवाईक्यूज के साथ में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि नीट और एनसीईआरटी किस तरीके से आपस में एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए सवालों पर चलते हैं। तो पहला सवाल है, एनसीईआरटी लाइन में कहा गया है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और यही इसी से रिलेटेड, मतलब ये लाइन आपको पेज 221 पे मिलेगी और इसका क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आपको सीधे सीधे पता चल गया कि क्या है, पायरुविक एसिड। इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है, पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड नहीं है, सिट्रिक एसिड नहीं है। सवाल दूसरे पे आते हैं। नीट 2016 पे एनसीईआरटी लाइन कहती है कि इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दीज स्टेप्स, यानी ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप्स होते हैं ये साइटोसॉल में होते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि ग्लाइकोलिसिस पूरे का पूरा साइटोसॉल में होता है। ये एनसीईआरटी लाइन पेज 221 में कहा गया है। और यही क्वेश्चन जो है आपका 2016 में बना है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। आपको याद रहना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, न माइटोकॉन्ड्रिया में, न क्लोरोप्लास्ट में, न न्यूक्लियस। तीसरा सवाल, एनसीईआरटी लाइन कहती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन द पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। डीकार्बोक्सिलेटेड का मतलब क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में, यानी ऑक्सीजन की मदद से जो रिस्पायरेशन होता है, उसमें पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और फिर वो क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो ये पेज 222 में इंफॉर्मेशन दी गई है और क्वेश्चन बना है पायरुवेट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया टू अंडरगो। तो क्या अंडरगो करता है वो, अभी अभी देखा हमने कि वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन अंडरगो करता है। तो ना ग्लाइकोलिसिस होती है उस वक्त, ना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्वेश्चन 4 में नीट 2015 की लाइन है ईच NADH gives rise to 3 molecules of ATP and each FADH2 gives rise to 2 molecules of ATP। तो हर NADH जो है वो 3 मॉलिक्यूल ATP बनाता है और हर FADH2 2 मॉलिक्यूल बनाता है ATP का। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मतलब जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है तो NADH फाइनली क्या हो जाता है, इसने दिया, मतलब ये एक तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ और इसने जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी जनरेट की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, जिससे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बना और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट हुए। उसी प्रकार FADH2 के बनने में, FAD से FADH2 के बनने में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे। तो ATP yield per NADH and FADH2 is 3 and 2। ये याद रखिएगा, 3 ATP NADH बनाता है और 2 बनाता है FADH2। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इट यील्ड्स 38 मॉलिक्यूल्स। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों को, अच्छे से याद भी होगा। 226 पेज पे दिया गया है कि एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, एरोबिक ऑक्सीडेशन से 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो टोटल ATP 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। टोटल ATP फ्रॉम वन ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कितना बनेगा, 38 बनेगा। 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी लाइन थी, रेस्पिरेटरी कोशेंट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। मतलब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, दोनों के बीच को जब आप डिवाइड करोगे, रेशियो निकालोगे, तो वही निकलता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। क्वेश्चन पूछा गया है 229 पे, ये इंफॉर्मेशन 229 पेज पे दी गई है और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, जो कहता है कि फॉर्मूला फॉर रेस्पिरेटरी कोशेंट इज, क्या फॉर्मूला है। तो अभी हमने देखा कि CO2 इवॉल्व अपॉन O2 कंज्यूम। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीजन को ऊपर कर दिया है, CO2 को नीचे कर दिया है सेकेंड ऑप्शन में। फिर थर्ड ऑप्शन में CO2 प्रोड्यूस, तो सही है, मतलब इवॉल्व प्रोड्यूस एक ही चीज है, लेकिन नीचे ATP दिया तो वो गलत हो गया है। और लास्ट वाले ऑप्शन में ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो दिया है, जो बिल्कुल गलत है। तो 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए,
7th क्वेश्चन में एनसीईआरटी लाइन कही गई है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक, एक मिनट थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं और स्लो चल रहा है। तो 7th क्वेश्चन में कहा गया है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस टू आइदर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल एंड CO2। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जो है रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में, इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड। 223 में इंफॉर्मेशन दी है पेज नंबर में। और क्वेश्चन बना है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द एंड प्रोडक्ट इन ईस्ट इज, ईस्ट में जो है हमेशा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? ये ज्यादातर हम लोगों में ह्यूमन बींग से बनता है, और ईस्ट में जो है हमेशा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में ईच टर्न ऑफ द TCA साइकिल प्रोड्यूसेस 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 GTP। तो ये कहा गया है कि TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें बनती हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या है TCA साइकिल के? 3 NADH, 1 FADH2 और 1 GTP। क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो वो पूछ रहा है कि साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, तो आप बताओगे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 2017 में पूछा गया था और एनसीईआरटी लाइन से उठाया गया था कि नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो एटीपी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट की टाइप के ऊपर, ना एंजाइम के ऊपर, ना सेल टाइप के ऊपर, ना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज हुआ है। ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि तुम लोग ध्यान दो कि कौन कौन सी लाइन कैसे एनसीईआरटी और नीट से एंटवाइंड है और किस तरीके से दोनों जुड़े हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करो, और ऐसे ही सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट में बताओ कि कितने सवाल सही हुए और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो बताओ, नहीं तो फिर हम अपने मन से बनाएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।